हेलो दोस्तों, मैं उस्तीन देवराज पुरोहित। तो दोस्तों, अब तक आपने क्या कर लिया, अपने पहले परिभाषा पढ़ी थी, परिभाषाएं पढ़ी थी अपनी, उनको कंप्लीट कर लिया और याद कर लेना आप, ठीक है। बाद में अपने एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल 7 तक कंप्लीट कर दिए। आज बात करेंगे एग्जाम्पल 7, 8 से लेकर और क्वेश्चन 5 तक, ठीक है। लेकिन 4 का क्वेश्चन अपने एक बार नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है, बाकी क्वेश्चनों के साथ में आपको करवाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। और उसकी क्या प्रयोगता की है पता है कि बादशाह होगा, मतलब ताश की एक गड्डी है, ठीक है। गड्डी में से मेरे को एक पत्ता निकालना है। अब पत्ता इस तरह से निकालना है, पत्ता निकालूंगा, अब वो कुछ भी हो सकता है, ताश की गड्डी है, एक ताश की गड्डी है। आप एक बात बताओ, इस ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। शाबाश, 52 पत्ते होते हैं, लेकिन 52 पत्ते 4 भागों में डिवाइड होते हैं, 13 13 और 13 और 13। कैसे होते हैं? 13 होते हैं वो तो होते हैं लाल पान के, लाल पान के, ठीक है। और 13 होते हैं वो होते हैं ईंट के, ईंट भी लाल होती है भाई, लाल पत्ते होते हैं ये भी। 13 पत्ते होते हैं वो होते हैं हुक्म के। तो 13 पत्ते होते हैं हुक्म के, हुक्म काले रंग का होता है, ठीक है। और 13 पत्ते होते हैं चीड़ी के, और चीड़ी का भी रंग कैसा होता है? काला होता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लाल रंग के पत्ते कितने हैं, तो 13 और 13 26 है ना। तो लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी है एक ताश की गड्डी में? 26 है। और काले पत्तों की संख्या कितनी है? तो सर ये भी 13 और 13 ये भी 26 है। अब लाल पान है, लाल पान या किसी के भी पत्ते हैं वो स्टार्ट होते हैं इससे, 21 से, ठीक है। फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10 तक तो पत्ते होते हैं। फिर होता है जोकर, फिर होती है क्वीन, और फिर होती है बादशाह। ये 13 पत्ते हो गए 13 पत्ते। ये 13 पत्ते लाल पान के भी होते हैं, और ईंट के भी होते हैं, हुक्म के भी होते हैं, और चिड़ी के भी होते हैं। 4 सभी में 13 यही होते हैं। तो बादशाह की बात करिए, किसकी बात करी है कि एक बादशाह होने की प्रयोगता। तो सर एक बादशाह तो लाल पान में होगा, एक किस में होगा? ईंट में होगा, एक किस में होगा? हुक्म में होगा, और एक किस में होगा? चीड़ी में होगा। यानी 4 लाल बादशाह एक ताश की गड्डी में होंगे। 4 बादशाह क्या होंगे कि गड्डी में होंगे। तो पूछी क्या है कि एक बादशाह निकलने की प्रयोगता क्या होगी। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि समझ में आ गया ना? ओके, तो एक बात बताओ, निशेष घटना कितनी होगी? निशेष घटना या स्थितियां, कुल स्थितियां, कुल स्थितियां कितनी हो गई? आपने कहा सर एक ताश की गड्डी है और ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो मैंने 52 कर दिया। समझ में आई? कि अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति क्या बनेगी? अनुकूल स्थिति बनेगी, अनुकूल स्थितियां वो किसके बराबर होगी? बादशाहों के बराबर। तो बादशाहों की संख्या क्या हो गई? बादशाहों की संख्या। तो बादशाहों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने बताया कि एक तो ईंट में होगा, एक पान में होगा, एक हुक्म में होगा, और एक चिड़ी में होगा। शाबाश। तो बादशाहों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। समझ में आया? तो पूछा क्या है? बादशाह होने की प्रयोगता पूछी है। तो लिखो ऐसे, ताश की गड्डी में, ताश की एक गड्डी में बादशाह होने की प्रयोगता या आने की प्रयोगता की प्रयोगता। तो प्रयोगता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अनुकूल स्थिति बटे निशेष घटना। अनुकूल स्थिति बटे निशेष घटना, निशेष घटना या कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति कितनी है? यानी सवाल में क्या बादशाहों की संख्या कितनी है? तो आपने कहा सर 4 है, मैंने 4 कर दिया। और निशेष घटना कितनी है? 52 है, तो मैंने 52 कर दिया। सर
अगर काट सकते हो तो काट दो, 4 से भाग जाएगा, 4 एक कम 4 और 13 चौक 52। तो इसकी जो प्रायिकता आएगी यानी एक बाद से निकलने की प्रायिकता आएगी वो कितनी आएगी, 1/13 आएगी। बोलो भाई। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दे रखा है, दो खिलाड़ी राम व श्याम एक शतरंज का गेम खेल रहे हैं। ठीक है, एक शतरंज खेल रहे हैं। राम के मैच जीतने की प्रायिकता अगर 4/5 है तो शाम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक बात बताओ पहले तो आप मेरे को, क्या बताओगे मेरे को, एक बात बताओ। राम खेलेगा, राम जीतेगा तो श्याम हारेगा, अगर राम हारेगा तो श्याम जीतेगा, ऐसे तो होगा। अगर राम के जीतने की प्रायिकता अपने दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4/5, तो राम के हारने की प्रायिकता है, मैंने कहा एक बात लिख रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रही है तो बताओ, राम के हारने की जो प्रायिकता है वो किसके बराबर है, श्याम के जीतने की, श्याम के जीतने की प्रायिकता के बराबर है या नहीं। क्योंकि राम हारेगा तभी तो श्याम जीतेगा, यही तो है। तो राम के जीतने की प्रायिकता अपने को दे रखी है, तो अगर मैं राम के हारने की प्रायिकता निकाल लूं सर, तो वो श्याम के जीतने की प्रायिकता के बराबर हो जाएगी। तो एक बात बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा सर, मैंने बताया था PE प्लस PE डैश इज इक्वल टू 1। क्या बताया था कि घटना E के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना घटित न होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। अगर मैं इसको राम मानता हूं तो प्रायिकता ऑफ राम ऐसे कर दूं और ये प्रायिकता ऑफ श्याम कर दूं, ठीक है, ऐसे कर दूं, ये प्रायिकता ऑफ राम की बार कर दूं कि जो हारने की प्रायिकता वो किसके बराबर है, श्याम के जीतने की प्रायिकता के बराबर है। तो एक बात बताओ मेरे को, इस फॉर्मूले से एक बात बताओ, अगर मैं PE की जगह PR लिखूं, क्यों, क्योंकि राम के जीतने की प्रायिकता हो गई प्लस सरे राम के हारने की प्रायिकता, बार लगा दिया, यानी राम के हारने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होगा, 1 होगा। ये मैंने आपको पहले बताया था। अगर नहीं ये बात नहीं समझ में आ रही है तो मेरे पीछे के लेक्चर देखो आप। तो सर राम के जीतने की प्रायिकता है वो तो 4/5 है, तो मैं इधर 4/5 कर दूं क्या, प्लस का चिन्ह है, मैंने प्लस का चिन्ह कर दिया। सर PR बार का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा R यानी राम के हारने की प्रायिकता, यानी PR बार है का PR बार कर दिया, या PR बार यानी राम के हारने की प्रायिकता श्याम के जीतने की प्रायिकता के बराबर है, तो PR बार की जगह मैं PS कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी होगा। PS कर दूं यानी शाम के जीतने की प्रायिकता कर दूं, तो मैंने इसकी जगह क्या कर दिया, PS कर दिया। क्या कर दिया, PS। ये राम के हारने की प्रायिकता है और शाम के जीतने की प्रायिकता हो गई, बराबर क्या आ गया सर, 1 आ गया। PS का ही तो मान ज्ञात करना है अपने को, क्या ज्ञात करना है, शाम की जीतने की प्रायिकता PS ही तो ज्ञात करनी है, अभी कर देंगे। तो सर एक बात बताइए, PS का तो S 1, ये प्लस का 4/5 इधर ले जाओ, 4/5 माइनस का हो जाएगा, हो गया। तो सर जो PS का जो मान आएगा ना वो क्या आएगा, इसका लघुत्तम लेते हैं 5 आएगा, इसको डायरेक्टली गुणा करो क्योंकि बट्टे में कुछ है नहीं, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 माइनस 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार रहेगा, और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो सर जो PS आया ना वो आया 5 में से 1 गए, 5 में से 4 गए, 1/5 आया। बताओ PS समझ में आया क्या। PS क्या होता है सर, प्रायिकता ऑफ श्याम के जीतने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/5। बोलो समझ में आया क्या। अगर समझ में नहीं आया है तो पहले तो पीछे वाले लेक्चर देख लेना, पहला लेक्चर देख लेना और बाद में ये देख लेना, ओके। तो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 10 की। सर क्या दे रखा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। तो मैंने आपको इसकी प्रतिदश समष्टि बताई थी, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए, बात एक ही है। तो मैंने कहा 2 सिक्कों को एक सिक्के को 2 बार उछालने, 2 बार उछालने पर
प्रतिदश समष्टि। प्रतिदश समष्टि क्या होगी सर? मैंने कहा या तो दोनों पे हेड हेड आ जाए, या एक पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए, या क्या जाए, टेल टेल आ जाए। ये मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो सर पूछा क्या है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता पूछी है, तो मेरे को अनुकूल स्थिति बताओ आप, अनुकूल स्थिति बताओ। तो सर अनुकूल स्थिति है तो कम से कम एक चित्त की बात की गई, कम से कम एक चित्त यानी टेल की बात की है। चित्त क्या होता है? टेल होता है। तो कम से कम एक चित्त आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। तो सर इसमें चित्त है ही नहीं, कम से कम एक तो आना चाहिए था, तो ये सर नहीं लेंगे। मैंने कहा इसमें एक तो हेड है और एक टेल है, तो इसको ले लूँ क्योंकि इसमें आ गया कम से कम एक बार। दूसरे में टेल एंड हेड ले लूँ, तीसरे में टेल और टेल ले लूँ, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा तो ले ही सकते हैं अपनी, ज़्यादा तो और ले भी सकते हैं, कम नहीं ले सकते, मतलब एक से कम नहीं ले सकते, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं लेनी है इसमें एक भी क्या नहीं था, टेल नहीं था, तो अपने नहीं लिया। समझ में आया? तो अनुकूल स्थितियों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 हो गई। और निशेष घटना की बात करें सर, तो निशेष घटना कितनी हो गई? निशेष घटना या कुल स्थिति कितनी है? 1 2 3। निशेष घटना कितनी होगी सर? मैंने कहा 4 हो गई। तो पूछा क्या है? कम से कम एक चित्त आने पर था, तो लिखो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल स्थिति बटे निशेष स्थिति। शाबाश। अनुकूल स्थिति बटे निशेष घटना या निशेष स्थिति। तो सर अनुकूल स्थिति कितनी है? मैंने कहा अनुकूल स्थिति तो 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। बट्टे का बट्टे। निशेष घटना सर 4 है, तो मैंने 4 कर दिया। बोल लो समझ में आया क्या? आ गया? ये आपका उत्तर है। सर एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते 11 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं। क्या दे रखा है कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि योग 7 आएगा। ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। उसमें क्या था? इसमें 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है और उसको एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। बात एक ही है, ठीक है। जो प्रतिदश समष्टि बनेगी वो सेम ही बनेगी, ठीक है। फिर भी बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 था, आप देख लेना एक बार। तो प्रतिदश समष्टि क्या बनेगी सर? एस की बात करूं मैं, तो मैंने आपको बताया था क्या कि 1 से संख्या स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 आपको 6 बार लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया। एक बार और लिख लो। 1 2 3 4 5 और 6 बार। 6 तक लिखना है और 6 बार लिखना है। लिख दिया। अब पहले के क्या करना है? एक एक लगाना स्टार्ट कर दो। एक एक लगाओ पूरे के। दूसरे के 2 लगाओ। तीसरे के 3 लगाओ। चार नंबर के 4 लगाओ। फिर 5 6 लगाओ। 6 लगाओ। ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो टोटल जो बात करते हैं, मतलब निशेष घटना की बात करते हैं सर, तो निशेष घटना कितनी आएगी? 36 आएगी। अब पूछा है अनुकूल स्थिति की बात करें, तो अनुकूल स्थिति तब बनेगी सर जो क्वेश्चन में दे रखा है वैसी। तो अनुकूल स्थितियां क्या होगी? योग 7 वाली संख्या छांटो। तो मैंने कहा इस लाइन में बात करते हो तो 6 1 7 यही एक ही है। लाइन में बात करते हो तो 1 और 6 2 है, एक ही है। और दूसरी लाइन में बात करते हैं तो 5 8 2 7।
तीसरी में बात करते तो ये 4 3 और 4 7, चौथी में बात करेंगे 4 और 3 7, और इसमें 5 2 और इसमें 6 1। यही आया था, एग्जाम्पल 2 में नहीं करवाया था आपको, सेम ही था। तो अनुकूल स्थिति अक्सर कौन कौन सी हो गई, मैंने कहा 6 1, दूसरी 5 2, तीसरी 4 3, फिर 3 4, फिर 2 5। तो कुल स्थितियां की बात करें सर तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, तो कुल स्थितियां कितनी हो गई, 6 हो गई। बोलो भाई, अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 6 हो गई। तो पूछा क्या योग 7 आने की प्रायिकता, तो लिखो यहां पे 2 500 को एक साथ फेंकने पर योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी सर, मैंने कहा अनुकूल स्थिति बटे निषेध स्थिति। तो सर अनुकूल स्थिति कितनी है, मैंने कहा 6 है तो मैंने 6 लिख दिया, और निषेध स्थिति कितनी है 36 है तो मैंने 36 कर दिया, 36 कर दिया। 6 के 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, तो ये आ गया 1/6 यानी 1/6 आ गया, जो इसका उत्तर आएगा। बोलो समझ में आया क्या। एग्जाम्पल खत्म हो गए, अब बात करेंगे क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछी है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, इसकी प्रतिदश समष्टि क्या होगी, इसकी प्रतिदश समष्टि क्या होगी। एक पासे को फेंका जाता है तो उसकी प्रतिदश समष्टि मैंने आपको बताया था कि एक पासा होता है, उस पे क्या लिखा होता है, 1 से लेके, ऐसा होता है डाइस, देखा हुआ वो आपने, शाम सीढ़ी वगैरह खेली होगी, ठीक है। तो इस पे 6 तक अक्सर होती है, 1 पिछले वाली साइड पे, 2 इधर, 3 इधर वाली पे, ठीक है, फिर 4 नीचे वाली पे, इधर वाली पे 5, और ये नीचे इधर वाली बच गई है 6। समझ में आ गया। तो 1 से लेके 6 तक की संख्या लिखी होती है। तो मैं यहाँ पे प्रतिदश समष्टि लिख दूं, 1 2 3 4 5 और 6। बोलो आगे समझ में। अब ये अनुकूल स्थिति बनानी है अपने को। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई है बताइए मेरे को आप, कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछी है। तो 4 से बड़ा, 4 शामिल नहीं करना है, 4 से बड़े की बात की है, तो 4 से बड़ा या तो 5 या 6। तो अनुकूल स्थितियों में क्या आ गया, 5 व 6 आ गया। बोलो। तो अब प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। निशेष प्रतिदश समष्टि में निशेष घटना कितनी हो गई सर, एक बात बताओ, 6 हो गई। एक पासे को फेंकेंगे तो निशेष घटनाएं कितनी होगी, 6 होगी। और अनुकूल स्थितियां इस प्रश्न के हिसाब से कितनी हो गई, 2 हो गई। 1 और 2 2 ही तो है। तो सर पूछा क्या है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो लिखो एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो सर क्या होगी, मैंने कहा अनुकूल स्थिति बटे निषेध स्थिति। अनुकूल स्थिति बटे निषेध स्थिति। तो अनुकूल स्थिति अपने बात करें तो कितनी है, 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया, बट्टे का बट्टे लगा दिया। निशेष स्थिति सर 6 है, तो मैंने 6 कर दिया। और इसको अपने काटेंगे तो 1/3 आएगा। तो एक पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/3 हो गई। बोलो समझ में आया क्या। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मेरे को एक बात बताओ, प्रतिदश समष्टि क्या होगी। मैंने आपको ये चीजें पहले ही लिखवा दी थी, याद है तो आपको। ऐसे लिखते हैं प्रतिदश समष्टि को, तो 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, बात एक ही है। इसमें आएगी हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल, यही आती है। प्रतिदश समष्टि आ गई, यानी निशेष घटनाएं सर कितनी हो गई, आप लगते लिख दीजिए इसको, निशेष घटनाएं। घटना सर हो गई 1 2 3 4।
क्योंकि निशेष घटना अपने को चाहिए, क्योंकि अपने को सूत्र लगाना पड़ेगा, तो निशेष घटना तो आते हैं सूत्र में। अब बात करते हैं अनुकूल स्थिति की। किसकी बात करते हैं? अनुकूल स्थिति की। तो सर अनुकूल स्थिति कितनी होगी? मैंने कहा 2 बार चित्त आने की प्रायिकता। तो इसमें ऐसा देखो जिसमें दोनों बार टेल, चित्त यानी टेल, तो दोनों बार चित्त आए, बाकी उसके साथ न तो एक हेड है न टेल है, कुछ भी नहीं आना चाहिए, दोनों बार क्या आने चाहिए? चित्त आने चाहिए। तो इसमें दोनों टेल है यानी पट है, तो सर नहीं लेंगे। इसमें सर एक तो चित्त है, दूसरा पट है, तो ये भी नहीं लेंगे। इसमें सर पहले में तो चित्त है और एक पट है, तो इनको भी नहीं लेंगे। सर दोनों बार तो चित्त एक में ही आ रहा है, तो अनुकूल स्थिति क्या बन गई? टी और टी। बोलो, टी और टी एक ही तो है, 2 पांचों को सर तो एक ही है। तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी सर? मैंने कहा 1 हो गई। तो बात किसकी करनी है? दोनों बार चित्त आने की जो प्रायिकता है वो होगी अनुकूल स्थिति बटे निशेष घटना या निशेष स्थिति, या घटना भी बोल सकते हैं इसको। अनुकूल स्थिति को अपने घटना भी बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अनुकूल स्थिति कितनी है सर? मैंने कहा 1, और निशेष घटनाएं कितनी है? 4। तो 4 1/4 क्या आ गई? दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता है। बोलो भाई, समझ में आया? सर 3 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में से एक यादृच्छिक चयन करने पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मैं प्रतिदर्श समष्टि बनाऊं पहले। प्रतिदर्श समष्टि सर क्या होती है? एस होती है। तो एस बराबर अपने बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक। ठीक है, तो 1 से 17 तक की बात की है, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या हो गई? 1 से 17 तक मैंने अक्सर लिख दिया। तो निशेष घटनाएं सर कितनी? तो निशेष घटनाएं कितनी हो गई? 17 ही होगी। कितनी हो गई? 17 होगी। बोलो भाई, समझ में आया? अब बात करते हैं उसमें से मैं रैंडमली यानी यादृच्छिक एक संख्या चयन करता हूं। मेरे को नहीं पता कि मेरे को करना क्या है। मैंने इधर देखा आपकी तरफ और इधर से एक संख्या चूज कर ली। ठीक है, तो संख्या एक अभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले आपको पता है कि अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या होती क्या है? मैंने कहा ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए। क्योंकि एक तो सर्वोपरि है, सब में एक का भाग जाएगा, तो स्वयं का भाग जाए वो क्या कहलाती है? अभाज्य कहलाती है। और इसके विपरीत होती है भाज्य संख्या या बोलते हैं सुक्त संख्या। उसमें क्या होता है? स्वयं के अलावा 2-3 संख्याओं का भाग जाए। जैसे अभाज्य संख्या की अपनी बात करते हैं, जैसे 5 है। ठीक है, तो 5 में सर 5 का ही भाग जाता है या फिर 1 का जाता है और किसी का नहीं जाता, तो 5 एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। ठीक है, सुक्त संख्या की बात करें तो 4 है, तो सर 4 में 4 का भी भाग जाता है, 1 का भी जाता है और 2 का भी प्रॉपरली जाता है, तो ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। तो बात करनी है अनुकूल स्थितियों की सर, अनुकूल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति क्या होगी ये बताओ मेरे को। 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं को चूज करना है और अभाज्य संख्या पूछी है। तो अभाज्य संख्या देखते हैं, एक भाज्य है अभाज्य, एक सर न तो भाज्य और न अभाज्य। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्याएं होगी उसमें क्या स्वयं का भाग जाएगा और एक का भी भाग जाएगा। तो सर इसमें एक का तो भाग जा रहा है, या तो एक का स्वयं करके दे दो या फिर एक का सीधे दे दो। तो ये न तो भाज्य संख्या और न प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या है। 2 की बात करें तो सर 2 है, 2 में 2 का ही भाग जाता है और 1 का जाता है और किसी का नहीं जाता, तो 2 क्या हो गई? अभाज्य संख्या। फिर 3 होगी ऐसे, 4 नहीं होगी। 4 क्यों नहीं होगी? क्योंकि 2 में 2 का भाग जाता है 4 में और 4 का भी जाता है।
5 हो गई, फिर 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 1 का भी जाता है और 6 का भी जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 7 की बात करते हैं, 7 लिख दिया। 8 है सर, मैंने कहा 8 नहीं होती। क्यों? क्योंकि 8 में 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 8 का जाता है खुद का और 1 का जाता है, तो 8 नहीं है। 9 की बात करें तो 9 भी नहीं है, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है सर, 1 का जाता है और ठीक है। और 10 की बात करें तो सर 10 भी नहीं होता, क्योंकि 10 में 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 10 का जाता है और 1 का जाता है। फिर 11 क्या होती है? अभाज्य संख्या। 12 नहीं है, 13 भी क्या है कि अभाज्य है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और कितनी? 17, लास्ट 17, ये इतनी अभाज्य संख्या है। तो मैंने अगर घटनाएं ये है तो इनकी स्थिति क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7, तो संख्या कितनी हो जाएगी, यानी अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। बोलो। तो सर बात करते हैं किसकी? अब पूछा है वो कर दें क्या? तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो सर क्या होगी? अनुकूल स्थिति बटे निषेध स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे निषेध स्थिति। तो सर अनुकूल स्थिति कितनी है? मैंने कहा 7 है, तो 7 लिख दिया। और निषेध स्थिति की बात करें तो 17 है, मैंने 17 कर दिया। ये आपका उत्तर होगा। 7/17 क्या होगा? ये अभाज्य होने की प्रायिकता होगी। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है। एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। मैंने आपको 3 सिक्कों को एक बार उछालना या फिर बार उछालना या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालना, बात एक ही है। और इनकी जो प्रतिदश समष्टि आएगी वो मैंने आपको बता रखी है, पहले ही लिखा रखी है। तो सर क्या आएगा? मैंने आपको बताया था प्रतिदश समष्टि आएगी, या तो तीनों पे हेड 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 आएगा, या फिर क्या आएगा? पहले 2 पर तो हेड आएगा और तीसरे पे क्या आएगा? टेल आएगा। या हो सकता है सर पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए और तीसरे पे वापस क्या आ जाए? हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। फिर बात करते हैं, क्या पता सर पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे भी हेड आ जाए और तीसरे पे भी हेड आ जाए। इसकी 3 टेल की, सर क्या पता टेल 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 तीनों पे भी टेल 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 आ जाए। क्या पता सर पहले 2 पे तो टेल आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए? तीसरे पे क्या आ जाए? हेड आ जाए। क्या पता सर पहले पर तो टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। बोलो भाई। ऐसा भी हो सकता है सर पहले पे तो हेड आ जाए, दूसरे पे टेल और तीसरे पे टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सर निषेध घटना या निषेध स्थिति कितनी हो गई? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था है कि 8 होती है। एक सिक्के को 3 बार उछालना या फिर 3 सिक्के को 1 बार उछालने पर। तो निषेध घटनाएं कितनी हो गई? 8 हो गई। बात करते हैं अनुकूल स्थिति की। अनुकूल स्थिति क्या कहती है? अनुकूल स्थितियां क्या कहती है सर? आप बताओ क्या क्या आएगी? 3 उछालों में एकांतरतः चित आनी चाहिए, चित या पट। एकांतर यानी अगर पहले पे हेड आ गया तो दूसरे पे टेल आना और तीसरे पे क्या आना? वापस हेड आना। या फिर पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आना और तीसरे पे टेल आना। ऐसी एकांतरतः होती है। एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड आए। ठीक है। तो सर पहले पे हेड 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 है तो नहीं हुई, दूसरे पे हेड है, फिर हेड है, फिर टेल है, तो सर एकांतर नहीं आया। ये तो लगते 2 आ गई, फिर एक अलग आया। तो पहले पे हेड, फिर एक टेल आ गया, फिर एक हेड आ गया। तो सर एक तो ये हो गई हेड टेल हेड हो गई, और फिर टेल हेड हेड है तो सर ये भी लगातार आ गए तो नहीं हो सकता। फिर 3 टेल है, ये भी नहीं हो सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लगते आ गए। और इसमें क्या आएगा? THT। क्यों? क्योंकि पहले टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया। तो एकांतरतः समझ में आया। तो अनुकूल स्थितियां 1 और 2 हो गई। बोलो समझ में आया क्या? कितनी हो गई? 2 हो गई। तो अब फॉर्मूला लगाओ अपने। क्या दे रखा है कि 3 उछालों में एकांतरतः
इस पूरा लिखना आपको। एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतर तय है, चित या पट आने की प्रायिकता, चित या पट आने की प्रायिकता। तो सर क्या होगा, अनुकूल स्थिति बटे निषेध स्थिति। ये तो आपको याद हो गया, मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि आपको याद हो गया होगा। तो सर क्या होगा, मैंने कहा अनुकूल स्थिति कितनी है, तो आपने बताया सर 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया, बटे निषेध घटनाएं कितनी है सर 8 है, तो मैंने 8 लिख दिया, काट दो भाई, 1/4 आ गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो गया। अब बात आगे जो क्वेश्चन बच गए उनकी बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।